नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कर्नल रवि चौहान रिटायर्ड और रवि चौहान टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही रेलेवेंट, इम्पॉर्टेंट और करंट टॉपिक पर बात करेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में बात करेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड्स अभी काफ़ी चर्चा में रहे, डिबेट चली पूरे के पूरे देश में कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक रिफॉर्म है या ये एक स्कैंडल था। इसको हम डिटेल में एग्जामिन करेंगे। दरअसल भारत देश में भ्रष्टाचार एक बहुत ही पेरिनियल प्रॉब्लम है और 1947 से और आज़ादी के बाद से हम लगातार इससे जूझ रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार अभी भी हमारी रैंकिंग 93 है आउट ऑफ 180 कंट्रीज़। मेरे ख्याल से भ्रष्टाचार के भारत में मूलतः दो कारण हैं। एक है पॉलिटिकल फंडिंग का ठीक से ना होना, ट्रांसपेरेंट ना होना, लीगल तरीके से ना होना, और दूसरा कारण एक और है जो कि इस टॉपिक से थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन सर्विस प्रोवाइडर्स अपने आप को जो पावर के साथ एसोसिएट करने लगते हैं वो। तो चलो इसके ऊपर कभी बाद में बात करेंगे। आज हम सिर्फ बात करेंगे पॉलिटिकल फंडिंग की और किस प्रकार से इलेक्टोरल बॉन्ड्स ने पॉलिटिकल फंडिंग को सुधारने की कोशिश की या एक ये पूरी तरीके से स्कैम था। इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं क्या? 2017-18 के बजट में श्री अरुण जेटली जी इनको लेके आए थे टू इम्प्रूव अपॉन द पॉलिटिकल फंडिंग इन द कंट्री। इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक प्रोमिसरी नोट और बियरर इंस्ट्रूमेंट है जो कि एसबीआई इशू करता है और जिसके हाथ में उस वक्त वो है वही उतने पैसे का मालिक है और वो उसको अपने अकाउंट में जमा करने से जिसने वो खरीदा है तो दैट इज एंड इट ऑल्सो एक्ट्स लाइक करेंसी और ये इंटरेस्ट फ्री होते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, जैसे कि भारत में रजिस्टर्ड कोई भी इंडियन कंपनी या भारतीय नागरिक इसको खरीद सकता है। ये कुछ एसबीआई की डेजिग्नेटेड ब्रांच से ही खरीदा जा सकता है और साल में डेजिग्नेटेड पीरियड के दौरान ही खरीदा जा सकता है। सारा का सारा पैसा बैंकिंग व्यवस्था से आना चाहिए और केवाईसी का आरबीआई का लेट डाउन प्रोसीजर इसके लिए आवश्यक है। लोकसभा इलेक्शंस के दौरान 30 दिन की एक्स्ट्रा अवधि बढ़ा दी जाती है और 15 दिन के अंदर इसको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अपने अकाउंट में जमा कराना पड़ता है या रिडीम कराना पड़ता है। कैश डोनेशन की लिमिट पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए अभी सिर्फ 2000 रुपये है। इसके लिए एफसीआरए में भी बदलाव किया गया और इसकी डेफिनेशन 1976 से रिट्रोस्पेक्टिवली इसको अमेंड किया गया और जो भारत में एंटिटी, फॉरेन एंटिटी की डेफिनेशन को ब्रॉड किया गया। जो भारत में रजिस्टर्ड है उसको भारतीय कंपनी माना जाएगा। इस कानून को प्रभावी करने के लिए काफ़ी अमेंडमेंट्स भी किए गए, जैसे कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट में बदलाव किया गया, इनकम टैक्स एक्ट में बदलाव किया गया, एफसीआरए में बदलाव किया गया, आरबीआई एक्ट में बदलाव किया गया, क्योंकि जो बियरर्स बॉन्ड्स इशू करने की सिर्फ आरबीआई की मैंडेट थी। अब क्योंकि ये टास्क एसबीआई को दिया गया था तो इसलिए आरबीआई एक्ट को भी अमेंड करना पड़ा। एफसीआरए में फॉरेन एंटिटीज़ की डेफिनेशन को ब्रॉडन किया गया और अनोनिमिटी रखने के लिए टू गारंटी अनोनिमिटी टू डॉलर्स इनकम टैक्स एक्ट को भी बदला गया। अपने बजट स्पीच के दौरान श्री जेटली जी ने बोला था कि इसके जो गवर्नमेंट ने उद्देश्य अपने दिए थे, इसका पहला और फॉरमोस्ट उद्देश्य था राजनीति में ब्लैक मनी का रोकना। पॉलिटिकल फंडिंग के लिए सारा का सारा पैसा बैंकिंग व्यवस्था से आना चाहिए, पैसा क्लीन, साफ सुथरा होना चाहिए। अगर सरकार चाहे, जैसे इस एक्ट के अंदर बोला गया था, वैसे तो एंड इट वाज टू गारंटी कंप्लीट एनोनिमिटी, लेकिन इस एक्ट के अंदर ही बोला गया था कि अगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज चाहें या कोर्ट्स चाहें तो फिर डिस्क्लोजर एसबीआई को देना पड़ेगा। इसका पूरा उद्देश्य था कि टू बैलेंस द एनोनिमिटी और इंडिविजुअल प्राइवेसी विद ट्रांसपेरेंसी और मनी को लीगलाइज करना और पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग को फॉर्मलाइज करना। ये मनी का लीगलाइज करने का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहले बहुत सारा पैसा पॉलिटिक्स में कैश से आता था, जो कि एक प्रकार से पैरेलल इकोनॉमी, कैश इकोनॉमी, ब्लैक मनी को जन्म देता था और उसके नतीजन भारतीय राजनीति का अपराधीकरण बढ़ता जा रहा था। आज की लोकसभा में भी, जो लोकसभा 2019 में कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, एक अंदाजे के अनुसार, एक रिपोर्ट के अनुसार
उसमें भी तकरीबन 40% एमपीज़ के खिलाफ क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड हैं। ऐसा नहीं है कि अभी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आने के बाद ही इसके बारे में कंसर्न्स बताए गए हैं। जब से ये कानून आया है तभी से इंस्टीट्यूशंस, इंडिविजुअल्स अपने अपने कंसर्न्स, बहुत सारे आर्टिकल्स लोग इसके बारे में लिखते रहते हैं। तो इसके कुछ जेन्युइन कंसर्न्स थे। पहला कंसर्न था जी कि ये एनोनिमिटी गारंटी करता था और किसको कौन क्या फंड कर रहा है ये एक आम नागरिक को पता नहीं चलेगा। दूसरा इसका कंसर्न ये था कि अगर सरकार चाहे, क्योंकि ये फंडिंग एसबीआई के थ्रू हो रही थी, एसबीआई पब्लिक सेक्टर बैंक है, तो सरकार चाहे तो पता लगा सकती है कि उसके अपोनेंट्स को कौन सी कंपनी फंड कर रही है और सरकार फिर उनके खिलाफ एक्शन ले सकती है कि भाई आप उनको पैसे दे रहे हो, हमें पैसे क्यों नहीं दे रहे हो। इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर कंसर्न अपने उठाए थे कि ये मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा दे सकता है और कुछ लोग शेल कंपनीज जो कि जिसमें बिजनेस कोई होता नहीं है, सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदने के लिए ही कंपनीज बना सकते हैं और अपने हितों को साधने के लिए, क्विड प्रो क्वो के लिए या सरकार से फ़ायदा देने के लिए एक पर्टिकुलर पार्टी जो पावर में है उसको फंड कर सकते हैं। सिमिलर कंसर्न आरबीआई ने भी उठाए थे। आरबीआई ने अपने ऑब्जर्वेशंस ने कहा था कि सबसे पहले तो ये एक सोवरन राइट है जो कि सिर्फ आरबीआई के पास है, तो आरबीआई को ये अथॉरिटी होनी चाहिए कि सोवरन बॉन्ड्स वो रिलीज़ कर सके या बेयरर बॉन्ड्स वो रिलीज़ कर सके। और आरबीआई ने भी शेल कंपनीज का जिक्र अपने ऑब्जर्वेशंस में किया था। दूसरा इसके बारे में कंसर्न था कि रिच कॉरपोरेट्स पावर में जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको फंडिंग के बहाने देश की पॉलिसीज़ को अपने फेवर में कर सकती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ को इन्फ्लुएंस करके, सरकार को इन्फ्लुएंस करके गवर्नमेंट पॉलिसीज को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और जो टेक्निकल बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन उठाया था कि ये इन वायलेशन ऑफ आरटीआई एक्ट है, जो कि जिसका आर्टिकल 19(1) अल्फा जो फंडामेंटल राइट से जिसको इक्वेट किया जाता है कि ये इंडिविजुअल को राइट टू इन्फॉर्मेशन डिनाई करता है, इसीलिए ये वैध नहीं है। इन्हीं सारे कंसर्न्स को देखते हुए एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली थी, जिसका अभी आप सब लोगों को मालूम होगा हाल में ही फैसला आया है। और सुप्रीम कोर्ट ने इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने का जो सुप्रीम कोर्ट ने ग्राउंड बनाया है वो ग्राउंड ये है कि ये एक्ट इन कंप्लीट वायलेशन ऑफ आरटीआई एक्ट है, जो कि इंफॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक सिटीजन को देता है और ये एनोनिमिटी इंडिविजुअल के उस एब्सोल्यूट राइट को डिनाई करती है जो कि आरटीआई में दिया गया है, इसीलिए ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। दूसरा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था सुप्रीम कोर्ट का कि पॉलिटिकल फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी ना होना या पॉलिटिकल फंडिंग में एब्सोल्यूट ट्रांसपेरेंसी होना एक सिटीजन के लिए बहुत ज़रूरी है, जो वो अपनी सोच और समझ से वोटिंग के दौरान ठीक फैसला ले सके। इलेक्टोरल बॉन्ड्स फुल प्रूफ सिस्टम नहीं था और इस एनोनिमिटी की वजह से किसी को कभी भी ये पता नहीं लगेगा कि किसने किस पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग दिया और उससे उस पॉलिटिकल पार्टी से या सरकार से अपने लिए या अपने सेक्टर के लिए क्या फ़ायदा लिया। एज पर जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कंपनीज के लिए पॉलिटिकल फंडिंग एक प्योर बिजनेस ट्रांजैक्शन है, जो वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए करेंगी। वो कोई देश के फ़ायदा या सिटीजन्स के फ़ायदे के लिए नहीं करेंगी, वो अपने फ़ायदे के लिए करेंगी और इससे गवर्नमेंट के ऊपर पॉलिसी इन्फ्लुएंस का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और कुछ कंपनियां जो कि जैसे कि पहले बताया कि एक्ट को अमेंड करके ये कर दिया था कि नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज भी पॉलिटिकल डोनेशन कर सकती हैं, तो नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी जब पॉलिटिकल डोनेशन करेंगी थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड्स तो उसमें क्विड प्रो होने के चांसेस ज़्यादा हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक और लीगल इंस्ट्रूमेंट का सहारा लिया, इट इज़ कॉल्ड प्रोपोर्शनल टेस्ट। प्रोपोर्शनल टेस्ट ये होता है कि जी क्या इस काम को करने का यही सबसे अच्छा तरीका था। जैसे कि सरकार ने अपने स्टैंड को डिफेंड किया कि ब्लैक मनी को कर्ब करने के लिए ये एक अच्छा तरीका था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, अपनी पुरानी जजमेंट्स को साइट करते हुए कि ये जो है प्रोपोर्शनल टेस्ट पर खरा नहीं उतरता है और ब्लैक मनी को ख़त्म करने के लिए लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव गवर्नमेंट की अप्रोच होनी चाहिए, जो कि और भी तरीके हैं। तो गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में बोला था कि इलेक्टोरल ट्रस्ट बना करके भी ब्लैक मनी को रोका जा सकता है। हमारा इस टॉपिक के ऊपर बोलने का सिर्फ अंदेशा एक है कि ये एग्जामिन करना कि क्या ये एक रिफॉर्म था या ये एक बहुत सोची समझी पॉलिसी नहीं थी। एक बात मान करके चलिए कि पॉलिटिकल फंडिंग की समस्या भारत देश में 1947 से है या पहले इलेक्शन से है, 1950 के बाद से है
और अभी तक हम इसका पूरा देश कलेक्टिव तौर पे एक कोई फुल प्रूफ सॉल्यूशन ढूंढ नहीं पाए हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ चुकी है, पूरी स्कीम आज की तारीख में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन आगे का रास्ता क्या होना चाहिए? हम सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की रेस्पेक्ट करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन साथ में नागरिक के तौर पे ये भी कंसर्न है कि क्या हम दोबारा तो ब्लैक मनी और पैरेलल इकोनॉमी राज में तो नहीं चले जाएंगे। इसलिए हमारी धारणा ये है कि स्कीम अच्छी थी, इंटेंशन भी अच्छी थी, परहैप्स इसका डिज़ाइन ठीक नहीं था। अगर इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करके सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दिए हैं उनको इनकॉर्पोरेट करके स्कीम को दोबारा से लागू किया जा सकता है। जैसे कि इंस्टेड ऑफ SBI, RBI इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू कर सकता है। सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज से इलेक्टोरल बॉन्ड्स लिए जा सकते हैं, उसमें भी उनके टर्नओवर के ऊपर कितने % ऑफ प्रॉफिट वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स में ले सकते हैं, उसकी लिमिट निर्धारित की जा सकती है। एक बहुत महत्वपूर्ण रिफॉर्म मैं सजेस्ट करना चाहता हूं, वो ये है कि नेशनल इलेक्शन फंड बनाया जा सकता है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्टेट फंडिंग की मैं बात नहीं कर रहा हूं, नेशनल इलेक्शन फंड बनाया जा सकता है जिसमें कि देश का कोई भी नागरिक या कंपनी जैसे अभी है वैसे डोनेट कर सकते हैं विद 100% अनोनिमिटी, और उसकी रिपोर्ट पार्लियामेंट की कमेटी को सौंपी जा सकती है और उसकी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को भी सौंपी जा सकती है। पॉलिटिकल पार्टीज को भी आज़ादी दी जा सकती है इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा इकट्ठा करने की, लेकिन विद 100% ट्रांसपेरेंसी। वैसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स, स्टेट फंडिंग, दुनिया भर में इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। US में हैं, जर्मनी में हैं, UK में हैं। US में जैसे मान लीजिए कि कौन कितने डोनेशन कर सकता है उसकी लिमिट है। UK में पॉलिटिकल पार्टीज़ के हर सीट के ऊपर कितना एक्सपेंडिचर होना चाहिए और पॉलिटिकल पार्टीज़ कितना एक्सपेंडिचर करनी चाहिए, दोनों के ऊपर लिमिट है। और जर्मनी में स्टेट मॉडल भी लागू है। कहने का मतलब ये है कि हमें जो है वी शुड नॉट थ्रो द बेबी विद द बाथ वाटर। ये एक अच्छा रिफॉर्म था और इसको दोबारा से रीडिज़ाइन करके जनता के सामने लाया जा सकता है। कहने का मतलब है कि बाहुबली राज, कैश इकॉनमी, ब्लैक इकॉनमी, पैरेलल इकॉनमी वापस नहीं आना चाहिए। ये इंडियन पॉलिटिक्स के क्रिमिनलाइजेशन को रोकने में एक सराहनीय कदम था जो कि आगे भी बरकरार रखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय लिख के ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।